रुद्र का गुस्सा और उसका ऑरा देख सांची एक पल को चुप सी हो गई, पर रुद्र के शब्दों को सुन थोड़े हिचक लेकिन गुस्से भरे भाव में कहती है, आप क्या रुद्र भाई, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। सबको लगता है भाभी एक परफेक्ट बहू है, मैं उनके जैसे परफेक्ट नहीं हूँ। उन्हें तो बिना मेहनत में सब मिल गया, बट मुझे तो मेहनत के बावजूद सिर्फ यही सुनने को मिला है कि मैं मेहनत आखिर क्यों कर रही हूँ, जबकि मैं चौहान परिवार की छोटी बहू की पहचान में सब आसानी से पा सकती हूँ। जैसे भाभी बड़ी बहू होने के बाद सब आसानी से पा ली। उन्हें कंपनी, घर, पावर, पैसा, परिवार, उनका बेटा, आप सब मिल गया। और मुझे इतना सब करने के बाद भी क्या मिला? अपने प्यार से दूरी, अपने अंश, अपने बच्चे जिसे मैंने 3 साल अपने सीने से लगाकर पाला। आज मुझे उसके भी लाइफ से दूर कर दिया जा रहा है। ये कहकर कि भाभी अब बिजनेस खेल के बहुत थक चुकी हैं और अब उन्हें अपने बेटे के साथ खेलना है। 3 साल तक उनकी ममता उन्हें जवाब नहीं दी और न पलटकर देखा, पर आज उन्हें उनकी अपर ममता पुकार रही है और मुझसे मेरे बेटे को दूर कर रही है। आखिर क्यों? अंश मेरा बेटा है। माना मैंने जन्म नहीं दिया, पर माँ बनके उसे पाला है। उसके हर आंसू पर मैं थी उसके पास, उसके लिए भाभी आप नहीं। और आज तो वो अपना हक जताने आ गई है, जबकि उनका तो सांची आगे कहती कि तभी उसके गालों पे एक तमाचा जड़ने की आवाज़ आती है। अन्या तो बस सांची की कड़वी बातें सुनकर बस अपनी आंखें बंद कर खुद को वहाँ मजबूती से खड़े होने का हौसला देती है। तभी अचानक थप्पड़ की आवाज़ से अन्या सहित सब हैरान रह जाते हैं। सांची को थप्पड़ से ज़्यादा उसे उठाने वाले इंसान को देख दंग थी, क्योंकि यह थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि रेहान ने मारा था। उस रेहान ने जिसने आज तक सांची से ऊंचे लहजे में बात तक नहीं की, उसे कभी कुछ कहा नहीं। आज उस रेहान को देख सांची जम सी गई। रेहान गुस्से में भर अपनी लाल पड़ चुकी आँखों से उसे देख फूटते हुए कहता है, बस सांची, एक लफ्ज़ भी नहीं। मैं भाभी के खिलाफ़ एक शब्द नहीं सुनूंगा, क्योंकि एक बेटा अपनी माँ की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और भाभी मेरे लिए भगवान और माँ के दर्जे से भी कहीं ऊपर है। और तुम ये क्या लगा रखी हो कि भाभी को सब आसानी से मिल गया। भाभी की लाइफ बहुत आसान है और तुमने उनकी जगह अंश को संभाला, उनकी जिम्मेदारी निभाई, घर संभाला। तो आज तुम्हें तुम्हारी सारी बातों को क्लियर कर देता हूँ। अगर तुमने भाभी की जिम्मेदारी निभाई तो भाभी ने मेरी जिम्मेदारी निभाई है। इस घर की बहू होकर बेटे की जिम्मेदारी निभाई है। बिजनेस संभालने का डिसीजन भाभी ने कोई अपने शौक़ से नहीं लिया था, बल्कि इस परिवार को बचाने के लिए लिया था, क्योंकि मैं रेहान राय चौहान ने अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट गया था। ये सच है। जिस जिम्मेदारी को मुझे उठानी थी उसे मैं नहीं उठा पाया, जिस वजह से ये कदम हालातों के आगे मजबूर हुए भाभी को उठाने पड़े। उन्हें खुद को संभालने के साथ सबको संभालना पड़ा, बिजनेस संभालना पड़ा। और तुम कहती हो ना, तुम्हें कैरियर बनाना है, अपना नाम बनाना है। माना भाभी का नाम भाई के नाम से जुड़ा था, चौहान परिवार के नाम से जुड़ा था, लेकिन फिर भी जितना तुम्हें अपना नाम बनाने में मुश्किल नहीं देखी होगी, उतना तो भाभी ने भाई के नाम से जुड़कर अपनी पहचान बनाने में देखी है। शायद तुम कोई भी भाभी के 3 साल की मेहनत को कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी रात दिन बिना खुद के लिए जिए पलों में सिर्फ हमारे लिए जीने पर नहीं कर सकते। वो 1000 बार टूटी है, गिरी है, हारी है, गिरी है, पर लाखों बार खुद को संभाला, खुद को साबित किया। और तुमने क्या कहा था? भाभी के पास सब कुछ है, कंपनी, पैसा, पावर, घर, परिवार। प्यार का क्या सोना? तुम तो बस मुझे दूर होकर ऐसे रिएक्ट कर रही हो। भाभी ने अपनी मोहब्बत खो दी थी, अपने जीने की वजह खो दी थी। था कौन उनके पास? सिर्फ रुद्रांश। उनके पास उनका बेटा, जिसके लिए वो जिए। फिर भी वो अपने जीने की वजह से छोड़ हमारे लिए जीने की वजह बनी, हमें संभाला, और तुम्हें भी। रेहान की बातें सुन सांची खामोशी हो गई। ये बात जान कर कि अन्या ने कोई शौक़ से बिज़नेस ज्वाइन नहीं किया था, ये बात जान उसे कुछ अजीब सा लगा। वो रेहान की जिम्मेदारी निभा रही थी। सांची तो बस खामोशी से रेहान को ताक रही थी।
रेहान आज जैसे सब क्लियर करने के मूड में था। वो सांची की खामोशी देख कहता है, क्यों सोना, खामोश क्यों हो गई? अब कुछ नहीं कहोगी? ये नहीं बताओगी तुमने इस घर के लिए क्या क्या किया? चलो तुम्हें एक और सच्चाई से रूबरू करवाता हूँ। याद है तुमने उस दिन कमरे में उस रिपोर्ट का जिक्र कर मुझे खामोश कर दिया था? वही रिपोर्ट जो हमारी शादी के पहले तुम अचानक बेहोश हो गई थी। फिर तुम्हें एक मेडिकल टेस्ट के कारण पता चला था कि तुम्हारे फ्यूचर में माँ बनने के चांसेस 5.5% हैं। और तुम्हें लगता है उस रिपोर्ट के बारे में तुम्हें लगता है हम दोनों और तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं जानता। बट सच्चाई यह है कि मुझसे भी पहले इस रिपोर्ट्स के बारे में भाभी जानती थी, और भाभी ने ही मुझे उस वक्त तुम्हें संभालने का हौसला दिया था, हमारी शादी करवाई थी जिस वक्त मैं खुद की जिम्मेदारी लेने से डरता था। भाभी ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाया था, तुम्हें संभालने को कहा था, और ये बात दादाजी डैड सबको समझाई थी। मेरे परिवार ने सब जानने के बाद भी तुमसे वैसे ही अपनाया जैसे भाभी को अपनाया था। और इतना ही नहीं, भाभी ने न जाने कितने देशों के डॉक्टर्स से तुम्हारे इलाज की बात की, कहीं को फंड दिया ताकि तुम माँ बन सको। और आज देखो तुम उनके ही बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखो भाभी ने फिर भी तुमसे शिकायत नहीं की। उस वक्त तुम टूटी हुई थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अंश की पूरी जिम्मेदारी दे दी ताकि तुम अपने गम को भुला सको। रेहान की आंखों में इस वक्त आंसू थे, तो वही साथ ही सांची की हरकतों पे गुस्सा। वो अपने आंसुओं से भरी आंखों में गुस्सा लिए कहता है, और अब तुम उनके गम की वजह बन रही हो। तुम्हारी आत्मा नहीं कांपी ये करते हुए कि तुम भाभी पे केस करने का सोच रही थी, वो भी किस लिए? अंश की कस्टडी पाने के लिए। तुम भाभी को एक बुरी माँ साबित करना चाहती थी दुनिया के सामने। बोलो सांची, ऐसा क्यों करना चाहती थी? सांची की सच्चाई जान सब दंग रह गई, पर रेहान के आखिरी अल्फाज सुन तो वो शौक सी रह गई। वो कुछ सकपकाते हुए कहती है, रेहान ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस। रेहान गुस्से में अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने लॉयर के ड्राफ्ट को तुम्हारे लैपटॉप पे ऑलरेडी देख लिया था, और साथ ही मैंने लॉयर से भी कंफर्म किया था तुम अंश की लीगल स्टडी चाहती हो, वो भी भाभी को एक बुरी माँ साबित करके। रेहान की बात सुन सांची सही सारे लोग दंग रह गए। अन्या को तो ये सुन एक कदम को लड़खड़ा गए, जिसे रुद्र ने संभाल लिया। पर अन्या कभी सोच नहीं सकती थी कि सांची ऐसा कुछ करना चाहेगी, उसके प्यार और भरोसे का ऐसे फ़ायदा उठाएगी। उसने अपना समझ अंश की जिम्मेदारी दी थी, अब वो उसका बच्चा छीनना चाहेगी, वो भी ऐसे। अन्या का शरीर कांपने सा लगा। वो रुहासी हुई रुद्र को देखती है तो रुद्र अन्या के अंदर उठ रहे जज्बातों को अच्छे से समझ रहा था। अपने बच्चे से दूर होने की बात पे उन दोनों की जैसे धड़कनें रुकने को थी। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं था, वो दोनों ऐसे कभी होने नहीं देते, पर परिवार के बीच ऐसी बात होने का वो दोनों सोच नहीं सकते थे। रेहान अन्या और रुद्र के पास आता है और उनके सामने हाथ जोड़ कहता है, भाई भाभी आई एम वेरी सॉरी सांची की नादानियों की, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। रेहान आगे कुछ कह पाता कि अन्या बेचैन सी भरी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती हैं। रुद्र भी ये देख उसके पीछे चला जाता है। सारा परिवार खामोश हो जाता है। रेहान सांची की तरह एक अफसोस भरी आवाज़ में कहता है, सोना, शायद तुम वो सोना नहीं हो जिसे मैंने चाहा था, क्योंकि तुम्हारी चाहतों में मैं नहीं था, सिर्फ तुम्हारी जिद थी। तुमने कहा था ना, भाभी ने अंश को मांग लो, वो महान है, वो मना नहीं करेंगी। हाँ ये सच है, मेरी भाभी महान है। अगर मैं उससे ये भी मांगता तो वो मुझे यूँ भी दे देती, पर मैं नहीं चाहता था कि वो इस मामले में महान बने, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। इसीलिए तुम अब आज़ाद हो सबसे, इस रिश्ते से, इस नाम से, हर जिम्मेदारी से आज़ाद हो। हाँ तुम्हें तलाक नहीं दे पाऊँगा कभी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अगर कभी तुम अपनी इस ज़िंदगी के मोड़ पर खड़ी हो जहाँ तुम्हें लगे कि किसी और से जुड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहती हो, तो चली आना। कोशिश करूँगा तुम्हें आज़ाद कर पाऊँ, दिल से नहीं सही पर रिश्ते से ज़रूर कर दूँगा।
इतना बोल रेहान आंसुओं में भी मुश्किल से भरी मुस्कान लिए उससे एक नज़र देख तेज़ कदमों से घर से बाहर निकल जाता है। सांची रेहान को रोकना चाहती थी पर उस शब्दों को जैसे आज आवाज़ तक नहीं मिली। सांची वहीं रोने लगी। उसके आंसुओं ने भी उसकी आवाज़ की इजाज़त नहीं दी। सांची की माँ आगे बढ़ते हुए उसे संभालती है। सांची आंसुओं से भरी आंखों से दिग्विजय जी की ओर देखती है पर दिग्विजय जी अपने सिर को नीचे किए वहाँ से चले जाते हैं। आकाश जी का भी यही हाल था। इस घर को हमेशा सांची का हौसला बनते थे तो वही आज सांची की हरकत उन्हें आह पहुँचाई। देखते ही देखते वहाँ से सब निकल जाते हैं। सांची आज अकेली रह जाती है। सांची की सारी गलतियाँ सब माफ़ थी भी कर देते पर रेहान के साथ अन्या को जो दुख पहुँचा है उसका तो वो कोई हिसाब नहीं। एक माँ से उसका बच्चा छीनने की कोशिश, ये सोच सबके दिल को लगी थी। रेहान जिसने सिर्फ मुस्कुराना और दूसरों को मुस्कुराने की वजह से आज सांची की वजह से उसके होठों की मुस्कुराहट भी एक झूठ बन के रह गई। तो अब क्या होगा सांची और रेहान के रिश्ते का अंजाम? क्या सांची को अपनी गलतियों पे पछतावा होगा? इतना सब जान के कि क्या सांची अपने और रेहान के रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कर पाएंगी? उन सारी बातों के बाद घर में सब दुखी थे। सांची की गलती से ज़्यादा उसकी नादानियों पे दुखी थे। किसी ने सांची से ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया था। रेहान तो जैसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। ये उसकी ज़िंदगी का जो सबसे मुश्किल फ़ैसला जो था, सांची से दूर होने का कभी सोचा भी नहीं चाहता था, आज उसे सांची को खुद से दूर करना पड़ा। वहीं अन्या बिना कुछ कहे बस रुद्रांश को अपनी बाहों में कसकर जकड़े बैठी थी। एक माँ के अंदर अपने बच्चे को खोने का डर अन्या को काफ़ी बेचैन कर चुका था। वो अपनी खुली खाली पड़ चुकी आंखों से रुद्रांश को एकटक निहार रही थी। वहीं रुद्र अन्या के दिल का हाल समझते हुए उसके पास आता है और जैसे अपना हाथ बढ़ाता है कि अन्या डरते हुए अंश को काफ़ी कसकर पकड़ लेती है। पर जब उसकी आंखें रुद्र से मिलती हैं तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें छलक आती हैं। रुद्र अन्या का यह हाल देख नहीं पाता। वो अन्या के बगल में बैठ उसका सिर अपने सीने पर रख उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ उसे जैसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके साथ हैं और कोई नहीं छीन सकता उसके बच्चे को उनसे। वहीं दूसरी तरफ सांची के पेरेंट्स उसे अपने घर ले आते हैं। उसका हाल यूँ था, उसे खुद पे कोई सुध ही ना हो। दिल में सही और गलत से ज़्यादा तो रेहान का उसे यूँ छोड़ जाने का दर्द था। सांची को रेहान की बातों से ज़्यादा उसका दर्द देख तकलीफ़ हो रही थी। उसके शब्दों में, उसके दर्द की मुस्कान में जितनी तकलीफ़ छुपी थी, सांची उस तकलीफ़ को महसूस कर चुकी थी। मनोज जी अपनी पत्नी को सांची को उसके कमरे में ले जाने का बोल खुद अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। आज पहली बार सांची के पिता ने उससे कोई कुछ नहीं कहा था पर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह गई थी जिससे सांची ने नोटिस किया था। वो एक नज़र अपनी माँ को देखती है जिनकी आंखों में अपनी बेटी की तकलीफ थी लेकिन उनके होठों पर एक सांत्वना के शब्द नहीं थे। ये सब देख सांची को काफ़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसे जैसे अब खुद में एक अकेला और अजनबी सा फील हो रहा था। यहाँ ना दादाजी ने कुछ कहा लेकिन सही लफ्ज़ थे। नन्या थी जो अपनापन, ना आकाश जी के साथ वो, ना रेहान का प्यार, ना रुद्रांश की शरारतें, कुछ नहीं था सांची के पास। उसने सब खो दिया। इस आज़ादी को पाकर भी वो खुश नहीं थी। कामिनी जी सांची को उनके कमरे में ले जाती हैं और उसे फ्रेश होने के बाद उसकी दवा देती हैं और फिर उसे सुला देती हैं। आज वो सांची के साथ ही सोई थी पर कुछ नहीं कहा। सांची की आंखों में नींद तो नहीं थी पर रहकर आंसू जरूर आ रहे थे। 2 दिन यूं ही बीत गए। चौहान मेंशन में सब भी जैसे खामोश से हो गए थे। रेहान बस अपना काम करता था। उसके होठों की मुस्कान जैसे रूठ सी गई थी। वो मुस्कुराता था तो सिर्फ अन्या और रुद्रांश के लिए, पर अन्या उसकी मुस्कान में छिपी उसकी तकलीफ साफ देख सकती थी पर उसने कुछ कहा नहीं। वहीं दूसरी तरफ सांची का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे यूं अब अपने काम में भी मन नहीं लगता था। वो बस खामोश सी अपने डिज़ाइन
बुक लिए बस बैठी रहती थी। इन बीते दिनों में सांची के पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं कहा, न उसकी गलती पे ना ही उनके रिश्ते पे। ये बात सांची को और तकलीफ दे रही थी। तभी सांची की माँ कामिनी जी हाथों में कॉफ़ी का कप लिए आती हैं और सांची को देते हुए बड़े शांत स्वर में कहती हैं, सांची लो तुम्हारी कॉफ़ी। और तुम्हारे पापा पूछ रहे थे कि वो बाहर जा रहे हैं, तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बोल दो, वो ले आएंगे। ये बोल कामिनी जी जाने के लिए मुड़ते हैं, वहीं सांची तो बस अपनी माँ के चेहरे को ताकते रह जाती हैं। फिर उनके जाते हुए देख उनका हाथ पकड़ उन्हें दर्द भरी आह भर उन्हें पुकारते हुए कहती हैं, माँ। सांची की तकलीफ़ की आवाज़ उनकी माँ के कानों में सीधा उसके दिल तक छू जाती है। वो जानती थी उनकी बेटी कितनी तकलीफ़ में है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। सांची अपनी माँ का हाथ पकड़े कहती हैं, माँ एक बार मेरी तरफ देखो तो। क्या आपको भी लगता है मेरी इतनी बड़ी गलती है कि आपके और पापा के डांट के काबिल नहीं हूँ? सांची रुआंसी हुई अपनी माँ के हाथों को अपने सिर पर लगा कहती हैं, माँ प्लीज़ आप तो कम से कम मुझे डांट दो, पर मुझसे बात तो करो, मुझे आपकी डांट की ज़रूरत है। माँ प्लीज़, क्या आप मुझसे इतने नाराज़ हो? माँ अपनी बेटी को इतनी तकलीफ़ में देख कामिनी जी का दिल फंस जाता है। वो ममता भरी हाथ लिए सांची के सिर पर रख उसे प्यार से पुकारती है, सांची गुड़िया। कामिनी सांची के सिर को सहलाते हुए उसके पास बैठती हैं। उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है, शांत हो जाओ, मैं और तेरे पापा तुझसे नाराज़ नहीं हैं बेटा, बस तेरी नादानियों पे शर्मिंदा हैं। हमने तुझे इस काबिल तो बनाया कि तू खुद पहचान बना सके, पर अब लगता है कि उस पहनाव के साथ रिश्तों का महत्व नहीं समझा पाए। ये सुन सांची तड़कते हुए अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती हैं, माँ नहीं, ऐसे नहीं है। मैं और पापा मुझे बहुत दिया है। कामिनी जी सांची को समझाते हुए कहती है, सांची मैं और तेरे पापा हमेशा से डरते थे कि चौहान परिवार इतना बड़ा है। माँ कैसे हमारे रिश्ते को पहचान मिलेगी, तेरे रिश्ते को पहचान मिलेगी, क्या होगा तेरा भविष्य? नया पता है इस हर को हमने उस त्याग दिया जिस दिन अन्या ने हमें विश्वास दिलाया था। वो तेरी बड़ी बहन जैसी थी सांची, और तूने अपनी बड़ी बहन को इतनी तकलीफ पहुंचाई। तुम उससे उसका बच्चा छीनना चाहती थी। एक माँ से उसके बच्चे को छीनने का दुख इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है सांची। तुझे तो इस बात को समझना चाहिए था। तुमने तो हमें अन्याय से नज़रें मिलाने का काबिल नहीं छोड़ा। सांची अपनी माँ की बात सुन शर्मिंदा हुए कहती हैं, माँ मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे इसे कदम नहीं उठाना चाहिए था, पर क्या करती। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे बस लगा कि अंश मुझसे दूर हो रहा है। मेरी वापस से मेरी गोद सुनी हो रही है। मेरे अंदर का डर मुझे कुछ समझाने को नहीं है और मैंने ये कदम उठा लिया। कामिनी जी अपनी बेटी की बात सुन एक अफसोस से भर कहती हैं, सांची किसी माँ की गोद सुनने कर तो अपनी गोद भरना चाहती थी, ये तो हमने तुझे कभी नहीं सिखाया। ये सुन सांची खामोश सी पड़ गई। उसकी आंखों में शर्मिंदा था। उसकी नज़रें कामिनी से मिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कामिनी ये देख सांची की हथेलियों को आगे करते हुए कहती हैं, पता है बचपन से तुम्हारी हथेलियों की रेखा देख मैं सोचती थी कि तुम्हारा भाग कैसा होगा। क्या मेरी बेटी को दुनिया के सारे सुख मिल पाएंगे? क्योंकि हमारे वो हालात नहीं थे तुम्हें सारे सुख दे पाए। पर जब तेरी शादी रेहान से हुई तो हमें लगा कि इससे अच्छी किस्मत में शायद हम कभी बेटी की हथेलियों में कभी ढूंढ ही नहीं सकते। सब मिला सांची, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति, तेरे सपनों को इज्जत करने वाला ससुर, तेरी कामनाओं को दिल से स्वीकार करने वाला परिवार, तेरे हर कदम पर साथ
रहने वाला तेरा प्यार, तुम्हारी राह की हर मुश्किल को आसान कर देने वाला परिवार, तेरी हर गलती से तुझे समझाने वाली बड़ी बहन जैसी अन्या, माँ ना बनने के बावजूद तेरे उस कामिनी को पूरा करने को पुकारने वाली शब्द चीची माँ। तुझे सब मिला सांची, पर कुछ तुम उसे संभाल नहीं पाई। इस बात का दुख है मुझे और तेरे पापा को। कैरियर बनाना अच्छी बात है, पर उसके लिए रिश्तों को छोड़ना देना या उन्हें गलत समझना ये गलत बात है। रेहान तुझसे प्यार करता था कि इस कमी को वो खुशियों से भर देगा, पर तुम्हें सारी बातें नज़र नहीं आ रही थी। तेरी बहुत गलती है, बहुत। सांची अपनी माँ की बात सुन कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब जैसे उसकी आंखों में के सामने कुछ बीते पन्ने पलटने लगे थे, जहाँ बहुत कुछ था, उसकी खुशियाँ, उसकी चाहत, सब कुछ। कामिनी जी अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती हैं, पर वहीं सांची सोच की डूबी रह जाती है, जैसे अब उसे कुछ एहसास हो रहे थे कि उसने अपनी चाहत में रेहान की बेपनाह मोहब्बत को पहचाना ही नहीं। वो बस जैसे खुद की कमी को पूरा करने में लगी थी, पर उसे पूरा करने की कोशिश में उसकी ज़िंदगी में जो पूरा है वो भी अधूरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ऑफिस में था। अन्या भी उसके साथ आई थी, ज़रूरी काम की वजह से, लेकिन शाम की मीटिंग के बाद रुद्र को अन्या कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये देख रुद्र थोड़ा परेशान होते हुए अन्या को ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते वो बिल्डिंग की छत पे जा पहुंचता है, जहां अन्या एक कोने में खामोशी से खड़ी रोशनी से जगमगाते शहर को देख रही थी। यहाँ काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से अन्या खुद को समेटे खड़ी थी। अन्या ने इस वक्त अपना कोट नहीं पहना था। ये देख रुद्र अन्या के पास आता हुआ पीछे से अपना कोट उतारते हुए उसे पहनाते हुए उसे पीले से पीछे से बाहों में भरते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो वाइफी? पता है कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। अन्या रुद्र की बात सुनकर भी उसे कोई जवाब नहीं देती, बस उसके हाथों पे अपना हाथ रख उसे होल्ड करते हुए उसकी साथ शहर की जगमगाती दौड़ाती दुनिया को देखने लगती हैं। रुद्र भी कुछ नहीं कहता सांची के किए, पर उस दिन के बाद रुद्र ने अन्या ने एक बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो उससे तकलीफ नहीं देना चाहता था। अन्या यूं ही कुछ पल ऐसे ही बीतते रहते हैं और बात करती हैं। रुद्र हाँ अन्या, आपको पता है मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ? रुद्र कुछ सोचता हुआ कहता है, क्योंकि मेरी बाहों में तुम्हें सुकून मिलता है और तुम्हें मेरे करीब रहना अच्छा लगता है। अन्या रुद्र की बात सुन बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर अपनी निगाहें को उसकी तरफ टेढ़ा कर कहती हैं, ऐसा है, बट कुछ भी है। आपको याद है शादी के वक्त आपसे शादी न करने के लिए मैं इसी तरह छत पर चली गई थी और आप वहां आए थे मुझे शादी पे मजबूर करने, अपना फ़ैसला सुनाने। आपके उस फैसले में मेरी ज़िंदगी आपसे जुड़ गई थी। इतना बोल अन्या सामने देखते हुए कहती हैं, उसी तरह आपके जाने के बाद मैं इसी ऑफिस की बिल्डिंग में आई थी और एक फ़ैसला लेने के लिए था, बिज़नेस संभालने का, और देखिए फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई और आज मैं फिर खड़ी हुई एक नए फैसले के लिए। इतना बोल अन्या रुद्र की ओर आंखों में देखती है। रुद्र, मैं अब ऑफिस छोड़ना चाहती हूँ और वापस से पुरानी अन्या बन सिर्फ अपना वक्त परिवार को देना चाहती हूँ, क्योंकि अब उन्हें मेरी ज़रूरत है। अन्या की बात सुन रुद्र को एक पल थोड़ी हैरानी होती है। आखिर इतनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल करने के बाद अन्या सब छोड़ना चाहती हैं, वो भी किस लिए? परिवार के लिए। ये बात तो सच में निस्वार्थ हुई उनकी। अन्या ही कर सकती हैं ऐसा काम। ये बात तो सच में निस्वार्थ हुई उनकी, अन्या ही कर सकती थी।
रुद्र ये सुन बिना किसी सवाल के अन्या के माथे को बड़े प्यार से चूम कहता है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। पर वाइफी, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं। तुम जब चाहो कंपनी आ सकती हो और सारे फैसले ले सकती हो। ये कंपनी में तुम्हारी जगह सिर्फ तुम्हारी रहेगी। अन्या ये सुन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है, फिर सामने देखने लगती है। अन्या ने फैसला बहुत सोच समझ के लिया था। वो अब अपनी असल जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। तो वहीं रुद्र कुछ अन्या के शांत चेहरे को देख कहता है, वाइफी। अन्या उसकी पुकारने पे उसकी तरफ देखती है तो रुद्र अन्या की आंखों में जैसे झांकते हुए पूछता है, क्या तुमने सांची को माफ़ कर दिया उसकी गलती के लिए? अन्या ये सुन एक पल सोचने लगती है तो रुद्र अन्या को अपनी तरफ कर गालों को पर हाथ रख विश्वास से कहता है, वाइफी चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्रांश हमारा बेटा रहेगा। उससे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए। रुद्र आगे कुछ कहता है कि अन्या रुद्र का हाथ पकड़ हल्की संतुष्ट मुस्कान से कहती है, रुद्र मुझे पता है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप हैं तो ठीक है। और सच कहूँ तो एक पल को मेरा दिल भी इस बात से घबराया था, बट अब सांची की सिचुएशन का सोच मुझे लगता है वो गलत नहीं थी। बस अचानक बदलाव, वो अलग फैसला कर बैठी। रुद्र, सांची बुरी नहीं है, बस अपनी ममता के हाथे वो कर बैठी जो उससे नहीं करना चाहिए था। रुद्रांश से बहुत लगाव है जो शायद किसी और बच्चे में न हो। माँ बनके जो उसने पाला है, मैं इस बात को झुठला नहीं सकती। अन्य की बातों को सुन रुद्र आश्चर्य से उसे देख कहता है, वाइफी कैसी बनी हो तुम? इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम सांची को समझने में कोशिश कर रही हो, आखिर क्यों? अन्या मुस्कुराकर रुद्र के गालों पर हाथ रख कहती है, क्योंकि हम एक परिवार हैं रुद्र, और हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? सांची मेरे बारे में जो सोचती हैं, जैसा सोच रही है, वो बस एक इनसिक्योर की कड़ी है जिसमें सिर्फ गलत फैमिली जुड़ी जा रही है, और इस कड़ी की वजह से रेहान और सांची के रिश्ते को जकड़ चुका है। न मैं रेहान की ऐसी हालत देख सकती हूँ, ना मैं सांची की। आखिर परिवार है मेरा और मुझे बिखरते रिश्ते अच्छे नहीं लगते। रुद्र को अन्या की बातें समझ नहीं आती, पर वो उसे इतना देख जरूर समझ जाता है कि अन्या उसकी लाइफ का सबसे कीमती तोहफा है जो भगवान ने उसे दिया, जिसे फैमिली वैल्यू उसे मिलकर हो समझ आई थी। रुद्र बिना कुछ बस अन्या को गले लगा लेता है और कुछ पल उसे यूँ बाहों में लिए कहता है, वाइफी मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ, बट हाँ अपने बीवी के सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे नहीं। रुद्र की बात सुन अन्या को बड़ा अच्छा लगता है, उसे एक प्रोजेक्ट जैसा फील होता है। अब दुनिया में अन्या को जैसे किसी बात का डर न हो। रुद्र अन्या यूं ही एक दूसरे की बाहों में ठंडी हवाओं के बीच एक दूसरे के आगोश में खोए रहते हैं कि तभी रुद्र के पॉकेट में रखा फ़ोन वाइब्रेट करता है। ये देख रुद्र को सोच अपना फ़ोन निकाल उसमें आए मैसेज को चेक करता है। उस मैसेज को पढ़कर रुद्र की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो एक नज़र अन्या को देख अपना फ़ोन वापस से पॉकेट में रख सोचता हुआ मन में कहता है, बहुत कुछ सहा है तुमने वाइफी, बट अब और तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। इस सिचुएशन को खुद ही डील करना होगा। वही रात का वक्त, सांची का कमरा। सांची अपने बालकनी में लगे झूले पर बैठे चुपचाप अपने घर के सामने लगे पेड़ को देख रही थी। ये वही पेड़ था जहाँ उसने पहली बार रेहान को देखा था और उसके दिल धड़कन बढ़ गई थी। वो इस वक्त रेहान को बहुत याद कर रही थी। उसके मुस्कुराहट के बातों के बीच शरारत, उसकी वो हंसी, उसकी वो मोहब्बत, सांची सारी बातों को याद कर उसे काफ़ी मिस कर रही थी। सांची ने कानों में अब तक रेहान के अल्फाज गूंज रहे थे, जहां उसने उसे कहा था कि वो उसे तलाक नहीं दे पाएगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। रेहान के शब्दों में घिरी तकलीफ़ सांची को काफ़ी तकलीफ़ दे रही थी। रह रहकर सांची की आंखों को भिगो रहे थे। सांची रेहान के इन्हीं ख्यालों में घिरी थी कि तभी सांची का फ़ोन बजता है। ये देख सांची बेमन से एक नज़र स्क्रीन पे डालती है तो वहाँ शो हो रहे नंबर को देख सांची की आंखों में एक पल को चमक सी आ जाती है, क्योंकि स्क्रीन पे रेहान का वीडियो कॉल शो हो रहा था। सांची रेहान का कॉल देख खुशी से भर जाती है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और ख़ुद का हाल सही कर जैसे ही कॉल उठाने के लिए
अपना हाथ बढ़ाती हैं कि उसके हाथ हवा में जम से जाते हैं। उसकी जैसे अंदर ही अंदर रेहान को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कॉल देखकर ही तड़पने लगी, पर खुद को राजी नहीं कर पा रही थी। इसी बीच कॉल कट जाता है। ये देख सांची वापस से उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगा उसने वापस से अपना मौका गंवा दिया। अब रेहान उसे दोबारा कॉल नहीं करेगा। पर उसकी उम्मीद से परे फ़ोन दोबारा कॉल बजता है। ये देख सांची काफ़ी खुश हो जाती है। वो तुरंत ही कॉल उठाती है तो सामने रुद्रांश की शिकायतें भरी आवाज़ आती है। ओहो चीचीमा, नॉट फेयर। आप इतना सारा टाइम लगा दिया मेरा कॉल उठाने में। पता है मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। इतने वक्त के बाद रुद्रांश को देख उसकी आवाज़ सुन सांची के दिल को एक राहत सी मिल रही थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, जिससे वो जल्दी ही पहुंचते हुए कहते हैं, सॉरी बेटा, चीची माँ थोड़ी बिजी थी। आप बताओ आपने कॉल क्यों किया? सब ठीक है ना? आप ठीक हो? रुद्रांश ये सुन अपना मुंह सिकोड़ कहता है, हाँ चीची माँ मैं ठीक हूँ, बट चाचू ठीक नहीं लग रहे हैं। देखो ना कब से सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बोलते हुए रुद्रांश सांची को रेहान को दिखाता है, जो इस वक्त काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने पुशअप करने में लगा हुआ था। सांची रेहान को देख अपने आंसुओं को काबू नहीं रख पाती, जो बह चलते हैं। रुद्रांश अपनी बात जारी रखते हुए शिकायती लहजे में कहता है, मेरी तो सुनी ही नहीं रहे। मैंने कहा मुझे आपसे कहानी सुनना है तो बोलते हैं आप नहीं आ सकती, आप छोटे नानू नानी के पास गए हो। चीची माँ कब आओगी? रुद्रांश आपको मिस कर रहा है। सांची रुद्रांश के शब्द सुन खामोश हो गई। उसे भी नहीं पता था उसके सवाल का क्या जवाब दे, जो उसके पास अब है तो नहीं। वही रेहान भी रुद्रांश के सवालों के सांची की खामोशी सुन उसके दिल में भी आह उठती है। उसका दिल चाहता था कि सांची हक से कहे बहुत जल्द, पर ऐसा नहीं सुन वो अपने दर्द को छुपाए वापस से एक्सरसाइज करने लगा। सांची ने से जवाब ना पाकर रुद्रांश अपना मुंह बनाते हुए कहता है, चीची माँ आप सुन रही हो? आप कब आओगी बोलो ना। रुद्रांश के सवाल का सांची के पास जवाब तो नहीं था, इसीलिए वह सवाल को टालते हुए कहती हैं, आप ये सब अंश आप पहले ये बताओ, खाना खाया, होमवर्क किया, आपने ब्रश किया? और सांची आगे कोई सवाल करती कि रुद्रांश झट से कहता है, ओहो चीची माँ आप कितनी टेंशन लेते हो। रुद्रांश अब बिग बनने वाला है। मैंने सब कर लिया, ये देखो मैंने नाइट ड्रेस भी पहन ली। ये बोल रुद्रांश कपड़े उठाकर सांची को दिखाने लगता है। इस बीच रुद्रांश के हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है और कैमरा रेहान के चेहरे की ओर चला जाता है। सांची रेहान को अचानक देख टूटने लगती है, पर रेहान सांची को एक नज़र उठाकर नहीं देखता और फ़ोन वापस से रुद्रांश को दे देता है। रेहान की बेरुखी सांची को काफ़ी चुभनी सी लगी थी। रुद्रांश वापस से सांची से बातें करने लगता है। सांची रुद्रांश से बात कर काफ़ी अच्छा महसूस करती है। कुछ पल यूं ही बातें करते कहानी सुनाते हुए रुद्रांश तो सो जाता है। रेहान जो कि वॉशरूम में फ्रेश होने गया था, वो बेड पर रुद्रांश को फ़ोन लिए आड़ा तिरछा सोते हुए हल्का मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और बड़े प्यार से उसे ठीक से बेड पर सुलाता है। पर जैसे ही वो फ़ोन हटाता है तो उसकी नज़र स्क्रीन पर दिख रही सांची पे चली जाती है। सांची अब तक वीडियो कॉल पे थी। सांची को देख रेहान बिना किसी भाव के कहता है, अंश सो गया है, मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना बोल रेहान कॉल काटने को होता है कि सांची जल्दबाजी में कहती है, रेहान रुको। रेहान सांची के रोकने पे उसे देखता है तो सांची अपनी दबदबाई आँखों से उसे देख कहती है, रेहान मैं तुमसे। सांची रेहान को बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर आज उसके शब्द उसके साथ ही नहीं दे पा रहे थे। सांची की आंखों में आंसू देख रेहान को खुद में तकलीफ़ होने लगी। रेहान जल्दी से कहता है, सांची अब शायद हमारे बीच बोलने को कुछ नहीं था रहा, और रही रुद्रांश की तो वो तुम्हें मिस कर रहा था, इसीलिए उसने कॉल किया। अब बच्चों के दिल का तो बंटवारा नहीं होता, उनका दिल साफ़ होता है, इसीलिए उसने तुम्हें कॉल किया। इतना बोल रेहान एक मुश्किल से भरी मुस्कान देकर बिना
सांची की कुछ सुने फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि जो पल सांची के लिए मुश्किल थे वही पल उसके भी थे। वो सांची को सुनाना तो नहीं चाहता था, पर वो करना भी ज़रूरी था। वही अगली सुबह सांची का घर। सांची की माँ कामिनी जी किचन से आते हुए उसके हाथ में पकड़े ट्रे से मनोज जी की चाय और सांची को नाश्ते की प्लेट देती हैं कि तभी डोरबेल बजता है। ये देख कामिनी जी जाने के लिए बढ़ती है कि सांची उन्हें रोकते हुए खुद उठते हुए कहती है, माँ आप रुकिए, मैं देखती हूँ। ये सुन कामिनी जी हाँ में सिर हिलाकर वापस किचन की ओर बढ़ जाती है। सांची जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो अपने सामने खड़े शख्स को देख वो शौक रह जाती हैं। तभी कामिनी जी की आवाज़ सांची के कानों में पड़ती है, सांची बेटा कौन है। सांची कामिनी जी की बात को सुनकर भी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि सामने खड़े शख्स को उसने अपने दरवाजे पे सुबह सुबह एक्सेप्ट नहीं किया था। वह बस आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। तो दोस्तों, कौन था दरवाजे पर सुबह सुबह, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।